गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब 9th-10th तक अभी तक a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है उसके लिए आप फॉर्मूला जानते हो, आइडेंटिटी जानते हो। a प्लस बी का पावर 3 a प्लस बी क्यूब कितना होता है ये आप जानते हो, इसके लिए फॉर्मूला मालूम है। यदि मैं आपसे पूछूं a प्लस बी का पावर 1000 कितना होगा, a प्लस बी का पावर 500 कितना होगा, अब आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। तो a प्लस बी का पावर यदि कुछ भी हो, स्मॉल n हो मान लो, तो वैसी स्थिति में हमारा फॉर्मूला क्या होगा, उसका एक्सपेंशन हम कैसे लिखेंगे। तो वैज्ञानिकों ने बड़ी मेहनत करी है और उसके बाद जो रिजल्ट है वो आपके सामने, उसी को मैं समझाने जा रहा हूँ। तो a प्लस बी का पावर n चाहे कुछ भी हो, तो इसका एक्सपेंशन लिखने का तरीका ठीक से समझ लो। ये आप लोग राइट हैंड साइड में जो कुछ लिखा हुआ है, n सी नॉट इंटू ए का पावर n। ध्यान देना, पहला टर्म क्या है, ये पावर जो था a प्लस बी का वो सी क्या है अभी मैं बताऊंगा। सी कॉम्बिनेशन को डिनोट कर रहा है, क्या है डिटेल में जानेंगे अभी हम लोग। एन सी जीरो, एन सी नॉट भी कहते हैं इसको। तो एन सी नॉट और ए का पावर एन, ध्यान देना ये ए का पावर एन यहाँ लोगे, और बी पहले टर्म में नहीं रहेगा, या यूं, हाँ बी, या यूं कह सकते हो कि बी का पावर 0 है पहले टर्म में, ऐसा भी कह सकते हो। तो समझ लीजिए a प्लस बी के पावर n के एक्सपेंशन में फर्स्ट टर्म आप क्या लिखेंगे, ये एन सी जीरो इंटू ए का पावर, ये पहला टर्म, ये पहला a प्लस बी में जो पहला टर्म है a का पावर n और b का पावर 0। फिर दूसरे टर्म में देखो एन सी वन यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी बताऊंगा मैं। एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू का मतलब क्या है। एन सी वन इंटू ए का पावर, जो पहले टर्म में ए का पावर एन था, अब यहाँ पर दूसरे टर्म में ए का पावर एक कम हो जाएगा, एन माइनस वन हो जाएगा। और बी का पावर जो 0 हुआ करता था, या यूँ समझ लो उसकी जगह पर 1 हुआ करता था, किसी भी चीज़ का पावर 0 1 होता है जानते हो, तो अब वो पावर 0 की जगह 1 हो जाएगा। तो तुम देखो ए का पावर तो एक कम हो गया, लेकिन बी का पावर 0 से बढ़ के 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर एन सी जीरो की जगह एन सी वन हो गया, तो सेकेंड टर्म में एन सी वन हो गया, ठीक है। और इन सब का मतलब तो हम जानेंगे, एन सी आर, एन सी वन का मतलब क्या होता है, एन सी टू का मतलब क्या होता है, लेकिन सेकेंड टर्म में एन सी वन लिखेंगे। वैसे ही थर्ड टर्म में तुम देखो एन सी टू एक कम, यानी जो टर्म होगा, जो नंबर ऑफ टर्म होगा उससे एक कम, एन सी टू लिखेंगे, थर्ड टर्म के लिए 2 लिखेंगे, ठीक है। सेकेंड टर्म में एन सी वन लिखेंगे, फर्स्ट टर्म में एन सी जीरो लिखेंगे, ठीक है। तो सेकेंड टर्म में तुम देखो एन सी टू इंटू ए का पावर, अब देखो एक और कम हो गया ए का पावर, तो एन सी टू लिखोगे तो ए का पावर एन माइनस टू होगा और बी का पावर 2 हो जाएगा। तुम देखो यहाँ पर बी का एक और पावर बढ़ गया, फर्स्ट टर्म में बी का पावर 0 था, दूसरे टर्म में बी का पावर 1 हुआ, तीसरे टर्म में बी का पावर 2 हो गया। इस तरह से आने वाले टर्म में बी के पावर एक एक करके बढ़ते जाएंगे प्रत्येक टर्म में। और ए के जो पावर्स हैं वो तुम देखो, फर्स्ट टर्म में 2 पावर एन हुआ करता था, सेकेंड में एक कम होकर एन माइनस वन हुआ, थर्ड टर्म में 2 घट के एन माइनस टू हुआ, ऐसे ही फोर्थ टर्म में एन माइनस थ्री होगा। ऐसे करके ए का पावर तो रिड्यूस होता जाएगा, और कब तक रिड्यूस होगा, ये 0 हो जाएगा, और एक समय आएगा जब ए का पावर 0 हो जाएगा और बी का पावर बढ़ के एन हो जाएगा। तो लास्ट टर्म जो है, अगर मान लो कि आर प्लस वन टर्म की बात करें, तो एन सी आर ए का पावर एन माइनस आर इंटू बी का पावर आर हो जाएगा। और इस एक्सपेंशन को बढ़ाते जाएं तो कहाँ तक जाएगा, ये बिल्कुल लास्ट टर्म में जो है एन सी एन लिखेंगे, और ए का पावर एन माइनस वन हो जाएगा जो कि 0, एन माइनस एन हो जाएगा जो कि 0 हो जाएगा पावर, तो ए का पावर 0 1 हो जाएगा और उसकी जगह कुछ नहीं लिखेंगे, और बी का पावर तुम देख रहे हो 0 से बढ़ के एन हो जाएगा। तो लास्ट टर्म में हमारा एन सी एन बी का पावर एन है, फर्स्ट टर्म में एन सी जीरो ए का पावर एन है, ठीक है। ये ध्यान देना, फर्स्ट टर्म में ए का पावर एन है और बी नहीं है, और लास्ट टर्म में बी का पावर एन है और ए नहीं है, और बीच में जो ए और बी कैसे डिफरेंट पावर्स लेकर हैं वो आप देख रहे हो, ठीक है। अब मैं आपको ये समझा दूं कि यहाँ पर NC1, NC2 का मतलब क्या होता है।
इन जनरल मान लो कि r+1 टर्म की हम बात कर रहे हैं, NCR की बात कर रहे हैं, जहाँ n की वैल्यू कुछ भी हो, मान लो 5 होगा, एक एग्जांपल दूंगा मैं बाद में आपको, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। NCR का मतलब यह होता है फैक्टोरियल n। अब ये भी एक नया सिंबल है, तुम देखो इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल n के बाद ऐसे लिख देते हैं, लगाया जैसे कि एक्सक्लेमेशन साइन है ऐसे करके, तो लेकिन इसको एक्सक्लेमेशन साइन नहीं पढ़ते हैं, इसको फैक्टोरियल पढ़ते हैं। तो दिस इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r हो गया। ठीक है, मैं समझा दूँ ठीक से आपको। NCR का मतलब यहाँ पर जो है, ध्यान देना, C के ऊपर इधर जो है n वो आएगा न्यूमरेटर में, उसका फैक्टोरियल न्यूमरेटर में आएगा। डिनोमिनेटर में ये C के नीचे फुट के पास जो है इसका फैक्टोरियल आएगा, और डिनोमिनेटर में ही n-r का फैक्टोरियल होगा। ठीक है, तो ये जो फैक्टोरियल वाला टर्म है ये क्या है अभी समझाएंगे हम, लेकिन n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में ही n-r का फैक्टोरियल है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल का एक और सिंबल होता है इस तरह से L जैसे शेप का, अगर हम लिख देते हैं तो ये फैक्टोरियल ही कहलाता है। तो इसमें और इसमें कोई अंतर है नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। ये भी फैक्टोरियल n है, दिस इज ऑल्सो फैक्टोरियल n, ये भी फैक्टोरियल r है एक्सक्लेमेशन साइन के साथ, और ये भी L के अंदर रख दें r, तो ये भी फैक्टोरियल r ही है। n-r का फैक्टोरियल, यहाँ भी n-r का फैक्टोरियल, ये दोनों तरीकों से आप लिख सकते हो, कोई भी तरीका अपना सकते हो। अब समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल n का मतलब क्या होगा, समझो। फैक्टोरियल n बराबर होता है n इंटू n-1 इंटू n-2, और घटते जाएगा, एक पावर घट के लास्ट में, बिल्कुल लास्ट टर्म आपका 1 हो जाएगा, तब तक ये चलता रहेगा, तब तक ये प्रोडक्ट में ये कंटिन्यू रहेगा। जैसे एक एग्जांपल दूँ, मान लो आपसे फैक्टोरियल 5 पूछा है, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 इंटू 5-1 कितना हो गया 4, इंटू फिर 5-2 कितना हो गया 3, फिर 5-4 कितना हो जाएगा, 5-3 इक्वल टू 2 हो जाएगा, 5-4 इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ऐसे करके 1 पर जाकर रुकेगा। अब 5 फैक्टोरियल 5 कितना हो गया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया, और इनका प्रोडक्ट जो है 120 होता है। तो मुझे उम्मीद है फैक्टोरियल का मतलब समझ गए होगे। NCR निकालना, जैसे मैं तुमसे पूछूं कि 5C2 निकालो आप, तो कैसे निकालोगे। 5C2 का मतलब ये हुआ कि फैक्टोरियल, याद करो फॉर्मूला, फैक्टोरियल 5 n की जगह, ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n-r का मतलब 5-2। ध्यान देना, r की जगह यहाँ पर 2 है, n की जगह 5 है, तो फैक्टोरियल n हो गया 5 की जगह, डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल r हो गया फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल n-r हो गया फैक्टोरियल 5-2, और इसको सिंप्लीफाई करने पर, जैसा मैंने बताया, फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 2 डिनोमिनेटर में दो फैक्टोरियल्स हैं, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 1, ठीक है, फैक्टोरियल 5-2 होता है 3, तो फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको सिंप्लीफाई करो, ऊपर न्यूमरेटर कितना हो गया 5 20, 60 इंटू 120 होगा 120 हो गया, अपॉन नीचे में 2 इंटू 3 2 जा 6 हो गया, ये कितना हो गया आपका 6 2 जा 12, ये कैंसिल होकर के दिस इक्वल टू 10। तो समझ गए होगे 5C2 का मतलब 10 कैसे हो। ऐसे ही NCR का मतलब n की जगह कुछ भी दिया हो, r की जगह कुछ भी दिया हो, तो आप कोई भी NCR वैल्यू आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, और बाइनोमियल एक्सपेंशन में उसकी वैल्यू। अच्छा, ये जो कोफिशिएंट्स हैं, ये जो NC0, NC1, NC2, NCR, ये सब जो टर्म्स हैं, इनको बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कहा जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इतना समझ गए होगे आप। अब सवाल है कि ये तो हुआ a प्लस बी का पावर n का फॉर्मूला, मान लो a माइनस बी का पावर n पूछ दे, तो आप क्या करेंगे। तो सब्सट्रैक्शन भी एक तरह का एडिशन ही होता है। जैसे देखो a माइनस बी का पावर n को हम लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी का पावर n। तो अब तुम देखो b की जगह माइनस बी कर दो, ठीक है, और इसी फॉर्मूला में ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसी में जहाँ जहाँ b है वहाँ b की जगह माइनस बी कर दो, तो ये फर्स्ट टर्म जो होगा वो इस रूप में बदल जाएगा, NC0 a टू पावर n, b तो पहले टर्म में था ही नहीं। दूसरे टर्म की बात करें तो इसमें b की जगह, यहाँ ध्यान दो, b की जगह माइनस बी हो जाएगा, और
ये रिजल्ट बीच में प्लस ना होकर के माइनस NC1 और सारे टर्म्स एज इट इज रहेंगे NC1 a टू पावर n माइनस 1 और b की जगह माइनस b होगा। फिर सेकंड टर्म में देखो NC2 a टू पावर n माइनस 2 एज इट इज है, b स्क्वायर है तो माइनस b का भी होल स्क्वायर b स्क्वायर ही होता है, इसीलिए यहाँ वाला टर्म जो है थर्ड टर्म हमारा पॉजिटिव के साथ रहा। फिर फोर्थ टर्म निगेटिव हो जाएगा, अल्टरनेट करके पॉजिटिव निगेटिव होते जाएंगे, ठीक है। और लास्ट टर्म हमारा NCn माइनस b का पावर n। अब n डिसाइड करेगा कि ये टर्म जो है निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। n अगर ऑड है तो ये टर्म निगेटिव होगा और अगर n इवन है तो ये टर्म पॉजिटिव होगा, जैसा कि तुम जानते हो। अब यदि हम एक स्पेशल केस में a की वैल्यू 1 पुट कर दें, ठीक, और b की जगह x पुट कर दें, ये वाला जो फॉर्मूला है प्लस b का पावर x वाला, इसकी एक्सपेंशन करना चाहते हैं हम और a की वैल्यू को 1 पुट कर रहे हैं, b की जगह x रख रहे हैं, क्योंकि ऐसी ज़रूरत हमें फिजिक्स में खूब पड़ती है। तो 1 प्लस x का पावर n कितना हो जाएगा बताओ। तो क्या करेंगे, a की वैल्यू जहाँ जहाँ है इस फॉर्मूला नंबर 1 में, इस एक्सपेंशन में a जहाँ जहाँ है वहाँ 1 पुट कर दो तो 1 का पावर n क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब सभी टर्म में a का पावर जो भी है सब 1 हो जाएंगे। तो फर्स्ट ये जो इक्वेशन नंबर 1 से ये जो 1 प्लस x का पावर n का एक्सपेंशन हुआ वो NC0 हो गया। क्यों, a का पावर n हुआ करता था जो कि 1 का पावर n होकर 1 हो गया, b तो था ही नहीं, हमने तो समझाने के लिए b का पावर 0 रखा है जिसका मतलब 1 होता है। अच्छा, सेकेंड टर्म में देखो NC1 इंटू ए का पावर n माइनस 1, तो यहाँ तो फिर a की वैल्यू 1 है तो 1 का पावर फिर से 1 हो जाएगा। यहाँ पर b की जगह x आ गया, अब x का पावर चूँकि 1 है तो यहाँ एक x आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्सपेंशन आपका NC0 प्लस NC1x प्लस ऐसी NC2 तो x का पावर 2 हो जाएगा, प्लस ऐसे में NC3 x का पावर 3, ऐसे करके r प्लस 1 टर्म में NCr x का पावर r हो जाएगा। ऐसे करके ये एक्सपेंशन होकर के लास्ट टर्म जो है आपका NCn x टू पावर n हो जाएगा। तो इस तरह से हम 1 प्लस x के पावर n को भी एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर मान लो कि b x की जगह माइनस x है, यानी कि हमें a की जगह तो 1 लेना है और b की जगह माइनस x लेना है, यानी कि हमें 1 माइनस x का पावर n करना है। तो समझ रहे हो, इसी में आप क्या करोगे, ये जो तीसरा एक्सपेंशन हमने किया है जिसमें a को हमने 1 पुट करके ये एक्सपेंशन किया है और b की जगह x पुट किया था, तो अब b की जगह आप माइनस x पुट कर दीजिए अल्टरनेट करके। जैसे ये आपका दूसरे इक्वेशन में अल्टरनेट करके सेकंड टर्म नेगेटिव था, पहला टर्म पॉजिटिव था, फिर तीसरा टर्म पॉजिटिव है, फिर चौथा टर्म नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे करके यहाँ भी एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, NC0 माइनस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर, फिर माइनस होगा, ऐसे करके लास्ट टर्म जो है आपका NCn माइनस x का पावर n होगा। और इस तरह से ये सारे एक्सपेंशन हो गए। ये जो 1 प्लस x का पावर n है इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो 1 प्लस x का पावर n को हमने लिखा है NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर। ये इस इक्वेशन को मैं जैसे NC1 NC2 इन सब की वैल्यू पुट कर दूं अलग से, तो इसका रूप ऐसे बदल के हो जाएगा 1 प्लस x का पावर n जो है वो 1 प्लस nx हो जाएगा। ध्यान देना, पहला टर्म 1 हो जाएगा, NC0 क्या हो जाएगा 1। क्यों भाई, तो देखो अभी NCr का फॉर्मूला मैंने बताया था फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। तो फैक्टोरियल n तो न्यूमरेटर में रहा, ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 0, तो नीचे में ये दोनों टर्म क्या हो गए 1 1 हो जाएंगे, ठीक है। और ये फैक्टोरियल n हो जाएगा जो कि n होगा, n इंटू ये जो है टर्म आपका ये कट के नीचे में ये फैक्टोरियल n माइनस 0 ये फैक्टोरियल n हो जाएगा और ये फैक्टोरियल n कट जाएगा और ये रेशियो जो है 1 हो जाएगी। तो इस तरह से NC0 जो है 1 हो जाएगा। वैसे ही बात करें इसमें NC1 की बात, तो NC1 क्या होगा, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। अब तुम देखो ऊपर वाले फैक्टोरियल n को एक्सपेंड करें तो क्या होगा, n इंटू n माइनस 1 ऐसे करके डॉट 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 करके अप टू 1 होगा, अपॉन नीचे में फैक्टोरियल 1 तो 1 ही होगा, फैक्टोरियल n माइनस 1 को हम n माइनस 1 इंटू ऐसे करके n माइनस 2 ऐसे करते जाएंगे, ये सारे टर्म कट जाएंगे, ऊपर में सिर्फ n बच जाएगा। तो दूसरे वाले टर्म में जो कोफिशिएंट होगा, मेरा मतलब NC1 की वैल्यू सिर्फ n हो जाएगी। तो समझ गया क्यों NC0 की जगह हमने 1 लिखा, NC1 की जगह हमने क्यों n लिख दिया सिर्फ, तो ये हो गया 1 प्लस nx। वैसे ही तीसरे टर्म की बात करें NC2 की, NC2 कितना होगा, तो दिस विल बी इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल n माइनस 2। अब तुम देखो ये
कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल n को लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डॉट 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 करके अप टू 1। डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 2 को हम लिखेंगे फैक्टोरियल 2 इंटू 1 जो कि होगा डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल n माइनस टू। जरा न्यूमरेटर को ध्यान से देखो, जिसमें n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस वन, उसके बाद हम फैक्टोरियल 2 कर दें, फैक्टोरियल n माइनस टू कर दें, तो न्यूमरेटर में हम n इंटू एन माइनस वन के बाद वाले जो टर्म्स हैं ये समूचे, इन सबको हम फैक्टोरियल n माइनस टू लिख सकते हैं। और ऐसा करने के बाद तुम देखो डिनोमिनेटर में भी फैक्टोरियल n माइनस टू है, ये कैंसिल हो गया, और नीचे में जो 2 है तो ये फैक्टोरियल 2 रह गया। तो क्या बचा हमारा, ये बच गया n इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2। तो हम NC2 की जगह लिखेंगे n इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2। ध्यान देना, ओनली 2 नहीं, फैक्टोरियल 2 लिखेंगे। तो 1 पहला टर्म 1 NC0 की जगह, दूसरा टर्म हमारा हो गया NC1 की जगह n इंटू एक्स एज इट इज़, NC2 की जगह हमने n इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 x का पावर 2 कर दिया। अब एक तुम इसमें सीक्वेंसिंग देखो, एक ऑर्डरनेस देखो। अब इसके बाद चौथा टर्म क्या होगा, तो n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू होगा, अपॉन फैक्टोरियल 2 की जगह फैक्टोरियल 3 होगा। जो फैक्टोरियल होगा जिस नंबर का, उतना ही क्या होगा, x का पावर हो जाएगा यहाँ पर इस टर्म में, इस पर्टिकुलर टर्म में। तो फोर्थ टर्म में x का पावर 3 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आपका फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। ऐसे ही पांचवें टर्म में आपका नीचे में फैक्टोरियल 4 होगा, और ऊपर में n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस 3 होगा, x इंटू एक्स का पावर 4 होगा, और ऐसे बढ़ते जाओ तो लास्ट टर्म आपका x का पावर n बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 1 प्लस एक्स का पावर n का जो ये एक्सपेंशन थर्ड इक्वेशन के द्वारा यहाँ पर लिखा गया था ये वाला, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक और बात जानो, अब मान लो कि ये जो 1 प्लस एक्स का पावर n का ये जो हमने एक्सपेंशन फार्मूला लिखा है, तुम देखो रहे हो कि x का पावर बढ़ते जा रहा है। पहले टर्म में तो x था ही नहीं, लेकिन दूसरे टर्म में x का पावर 1 है, तीसरे टर्म में x का पावर 2 है, ऐसे करके प्रत्येक आने वाले टर्म में x के पावर बढ़ते जा रहे हैं। यदि मान लो कि 1 प्लस एक्स के पावर n इस एक्सपेंशन में x की वैल्यू 1 के मुकाबले काफ़ी स्मॉल हो, वेरी वेरी स्मॉल हो, जैसे ये मान लो कि x की वैल्यू 0.001 है, मतलब 1 बटा कितना है, 1 बटा 100 है, 1 बटा 1000 है, इतना कम है x की वैल्यू 1 के मुकाबले। तो उस स्थिति में देखते हैं ये एक्सपेंशन क्या रूप लेता है। तो 1 आप जो एक स्पेशल केस डील करने जा रहे हैं जिसमें x की वैल्यू 1 के मुकाबले काफ़ी स्मॉल ली जाए, तो वैसी स्थिति में देखते हैं कि ये एक्सपेंशन सीरीज जो बना है ये क्या रूप लेता है। तो इस सिचुएशन में होगा ये कि जब x मच लेस देन 1 होगा तो x के जो हायर पावर्स हैं, चूँकि x जब काफ़ी छोटा होता है 1 से, तो x के जो हायर ऑर्डर्स हैं उनकी वैल्यूज़ काफ़ी लेस हो जाएंगे, वेरी वेरी लेस हो जाएंगे, नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाएंगे, और उनको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो ये जो टर्म्स आया है आपका 1 प्लस एक्स का पावर n, इसमें ये जो फर्स्ट टर्म है ये तो एज इट इज़ रहेगा, इसमें x का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दूसरे टर्म में x आ रहा है जो कि x काफ़ी छोटा है 1 के मुकाबले, फिर भी यहाँ कंसीडर किया जा सकता है इस x को। लेकिन तीसरे टर्म में x का पावर 2 जो है काफ़ी स्मॉल होने की वजह से इस टर्म को हम चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं, न सिर्फ इस टर्म को बल्कि इसके बाद वाले जो टर्म है उनमें तो x के और हायर ऑर्डर्स हैं। तो यहाँ से लेकर के इसके बाद वाले जो भी टर्म्स हैं, मेरा मतलब थर्ड ऑनवर्ड टर्म्स जितने भी हैं इंक्लूडिंग थर्ड टर्म, इन सब के वैल्यू जो है वेरी वेरी स्मॉल होंगे, क्योंकि x खुद 1 के मुकाबले काफ़ी छोटा है, और ये सब x के हायर ऑर्डर्स हैं। आने वाले टर्म्स में तो और भी हायर ऑर्डर्स हैं, तो ये सारे टर्म्स जो हैं इग्नोर किए जा सकते हैं। और ये जो अप्रॉक्सीमेट फार्मूला होगा 1 प्लस एक्स का पावर n का, उस परिस्थिति में मैं नहीं कर रहा हूँ कि एग्जैक्ट फार्मूला आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी जब हम कुछ इग्नोर कर रहे हैं इधर थर्ड टर्म के बाद के सारे टर्म्स को, चूँकि x की वैल्यू काफ़ी स्मॉल है, तो ये सारे टर्म इग्नोर किए जाने के बाद जो रिजल्ट हमारा बचेगा, तुम देख रहे हो 1 प्लस एन एक्स बच रहा है, तो ये जो भी रिजल्ट आएगा 1 प्लस एन एक्स के रूप में, ये एक अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट होगा, न कि एग्जैक्ट रिजल्ट। तो ध्यान देना, लेकिन इससे हमारा बड़े काम बनते हैं और हमें बड़ी सहूलियत हो जाती है कैलकुलेशंस में। हम देखेंगे 1 प्लस एक्स का पावर n उस परिस्थिति में व्हेन x इज मच लेस इन कंपैरिजन टू 1, मच लेस, तो वैसी स्थिति में दिस इज, देखो मैंने एग्जैक्टली इक्वल नहीं लिखा है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, यानी पहला और दूसरा टर्म सिर्फ रहने दिया है, तीसरे टर्म के बाद वाले सारे टर्म्स को हमने ओमिट कर दिया है।
ठीक है, समझ गए हो क्यों? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि x की वैल्यू 1/100 है, तो ये जो तीसरा टर्म आता है, तीसरे टर्म में x स्क्वायर है, तो 1/100 का स्क्वायर देखो ना कितना हो जाएगा, 1 कितना हो गया, 1/10,000 हो गया। तो 1/10,000 तो इग्नोरेबल है ना। इसके बाद वाले जो टर्म है उसमें 1/100 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा, वो और भी छोटा हो जाएगा, 10,000, 10 लाख, वो 1/10 लाख हो गया, ये और भी छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए यही कारण है कि हम थर्ड टर्म और थर्ड टर्म के बाद वाले सभी टर्म्स को हम इग्नोर कर सकते हैं। और ये जो 1 + x का पावर n है, इसकी एक्सपेंशन को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 + nx लिख सकते हैं। ये हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाता है। अच्छा, मान लो कि x की जगह -x है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 + nx की जगह इस अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट में 1 - nx हो जाएगा, बस इतना चेंज करना रह जाएगा। अच्छा, यदि मान लो कि पावर n की जगह -n है, तो क्या हो जाएगा, 1 + x का पावर -n। तो पावर चूंकि प्रोडक्ट में आ रहा है, पावर खुद ही नेगेटिव है, तो ये 1 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 - nx लिखेंगे इसको भी। लेकिन ध्यान देना, ये सारे फॉर्मूला जो हैं ये सभी जो हैं ये अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट्स हैं, न कि एग्जैक्ट रिजल्ट्स। अच्छा, 1 - x का पावर -n रहे तो क्या करेंगे, तो तुम देखो ये 1 - nx हुआ पड़ा है, n खुद ही माइनस है, तो 1 - nx जो है 1 + nx हो जाएगा। तो ये जो रिजल्ट्स हैं आपके, ये सारे रिजल्ट्स जो हैं राउंड ऑफ करके x की वैल्यू को 1 के मुकाबले इग्नोर करने के बाद रिजल्ट ऑब्टेन किए गए हैं, जिनको मैं बाउंडेड कर दे रहा हूँ यहाँ पर। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे समझ में आएगा कि आखिर ये बाइनोमियल एक्सपेंशन की जरूरत क्यों पड़ी और क्या है। तो एक फॉर्मूला, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, एक्सपैंड 1 - 2x का पावर 5 को एक्सपैंड करना है हमें। तो तुम देखो a की जगह 1 आ गया, b की जगह -2x है, ध्यान देना इस फॉर्मूला। तो अब इसका जब एक्सपेंशन करेंगे तो NC0 करेंगे तो क्या होगा, NC0 हो गया, n का मतलब 5 है, 5C0 हो गया। और a की जगह 1 है तो 1 का पावर 5 हो गया, b की जगह b का पावर 0 लिखेंगे तो 1 हो जाएगा। तो b को हम नहीं लिख रहे हैं, पहले टर्म में हमने b को कुछ मेंशन नहीं किया, तो ये पहला टर्म हो गया 5C0, 1 का पावर 5। दूसरा टर्म जो है 5C1 हो जाएगा, ध्यान देना C0 की जगह 1 हो जाएगा, इंटू 1 का पावर, अब 1 का पावर 4 हो जाएगा। तो 1 का पावर 5 से 4 हो गया, कुछ भी हो, 1 का पावर 4 हो, 3 हो, कुछ भी हो, तो 1 हो जाना है लास्ट में, लेकिन लिखेंगे हम पहले तरीका जो है। तो a की जगह a का पावर 4 की जगह यानी 1 का पावर 4 हो गया। फिर b की जगह b का पावर 1 होगा, यहाँ पर यहाँ -2x जो है इंक्लूड हो जाएगा b की जगह पे। फिर तीसरे टर्म में क्या होगा, 5C2 हो जाएगा, और 1 का पावर 4 की जगह 1 पावर 3 हो जाएगा, और -2x का पावर 1 की जगह -2x का पावर 2 हो जाएगा। ऐसे ही चौथे टर्म में ऐसे एक्सपेंड करते जाइए, लास्ट में आपका 5C5 हो जाएगा और 1 का पावर 0 हो जाएगा। ध्यान देना, 1 का पावर 5 से घट के 0 हो जाएगा और -2x का पावर 0 से बढ़ के 5 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये तुम्हारा और -2x का पावर 5 जो है 1 प्लस ये 5C0 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 × 1 का पावर 5 1 हो गया, प्लस ये दूसरे टर्म में तुम्हारा 5C1 जो है ये 5 हो गया सिर्फ, चूँकि फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 - 1 दैट इज़ फैक्टोरियल 4, तो कट गया, सिर्फ 5 बच गया। तो 5 × 1 × ये -2x रह गया। फिर तीसरे टर्म में 5C2 की जगह आप क्या करोगे, 5C2 तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, नीचे डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 5 - 2 करोगे, ये आपका 5 × 4 अपॉन 1 × 2 बच जाएगा। फिर इंटू ये 1 रह गया 1 का पावर 3, और ये -2x का होल स्क्वायर जो है ये तुम्हारा 4x² हो गया। ऐसे ही करके चौथा टर्म एक्सपेंड कर लोगे, 1 2 3 4 टर्म हो गए, पांचवा टर्म ऐसे लास्ट में जो है तुम्हारा बच जाएगा ये टर्म बच जाएगा तुम्हारा -2x का पावर 5, ठीक है। और ये एक्सपेंड किए जाने पर आपका 1 - 10x + 40x² - 80x³ + 80x का पावर 4 - 32x का पावर 5 बच जाएगा, ठीक है। ये 32 - 32x का पावर 5 है, ये आपका हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये बाइनोमियल एक्सपेंशन की मदद से इस गिवन एक्सप्रेशन को हमने एक्सपेंड कर दिया। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इवेल्युएट करने के लिए पूछा गया है हमसे 1001 का पावर 1/3 निकालना है। वैसे लॉग वाले टेक्निक से तो हमने बताया है इसको, लेकिन अब जरा बाइनोमियल थ्योरम टेक्निक से जरा समझ लो कैसे निकालेंगे। तो 1001 का पावर 1/3 को हम लिख सकते हैं 1000 + 1 का पावर 1/3। तो तुम देखो 1000
1000 अगर हम कॉमन करें, वैसे कॉमन बनता नहीं है, अगर 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दें तब जाकर 1000 कॉमन बनता है। तो 1000 कॉमन बनने के बाद भी उसका पावर तो 1/3 रहेगा ही, तो 1000 का पावर 1/3 रहेगा और इसकी जगह 1 हो जाएगा। और यहाँ पर चूंकि 1000 अपॉन 1000 किया गया तो 1000 तो कॉमन हो गया, लेकिन 1/1000 रह गया, इसका पावर 1/3 हो गया। 1000 का पावर 1/3 आपका 10 होता है, इंटू 1 प्लस ये देखना 1/1000 तुम्हारा 0.001 का पावर 1/3 हो गया। अब आप देखो ये जो रिजल्ट है 0.001 जो कि 1 के मुकाबले काफ़ी लेस है, आ गया। वो स्पेशल केस की जरूरत पड़ सकती है हमें, खैर फिलहाल हम एक्सपेंड करते हैं इसको फुल। तो ये हो गया 10 इंटू 1 प्लस पावर कर दिया 1/3 इंटू एक्स, इसको x मान लिया तो इसको n, तो 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x² होगा, प्लस ऐसे करके एक्सपेंशन करेंगे। तो फर्स्ट टर्म में तुम्हारा 1 हो गया, सेकेंड टर्म में तुम्हारा क्या हो गया 0.001/3 जो कि 0.00333 ये हो जाएगा, माइनस इसको देखो 1/3 माइनस 1 कितना होता है, तो ये तुम्हारा 1 माइनस 3 ये -2/3 हो जाएगा। और ये माइनस तो यहाँ आ गया, 2 से 2 फैक्टोरियल 2 कट गया, 1/3 इंटू 3 ये 9 हो गया, 1/9 इसको स्क्वायर करो ये 0.00001 हो जाएगा इसको स्क्वायर करने के बाद। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, उसके बाद इनको सिंप्लीफाई कर लो, ये सब करने के बाद तुम्हारा 1 प्लस ये 0.0003333 माइनस 0.0000001 और ये रिजल्ट आपका 10.0033332 हो जाएगा। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन हमने दिए थे और अब आपको मैं कुछ होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दूंगा। उम्मीद है कि इस कंसेप्ट को आपने समझा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह ज़रूरत पड़ेगी हमें फिजिक्स में। हमें मैथ नहीं पढ़ाना था बस, लेकिन इतना समझे बिना आपको आगे 11th 12th की फिजिक्स समझ में नहीं आनी थी। हो सकता है ये मेरा लास्ट लेक्चर हुआ आज मैथमेटिकल टूल्स का, या ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन और क्लास लूँगा और इन सब का नोट्स बना लेंगे प्रॉपर। और ये बाइनोमियल एक्सपेंशन पर बेस्ड जो कुछ प्रॉब्लम्स मैं दे रहा हूँ, इसमें एक फिजिक्स का भी रियल क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन को करके आप मुझे भेजेंगे जल्दी से जल्दी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।